नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के क्रम में मैं आज अगली क्लास लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास में जो कुछ भी मैं आपको अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से पढ़ाऊँगा, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाऊँगा, है ना, इसमें आपको थोड़ा सुपरफिशली आपको बताऊँगा, यानी कि थोड़ा आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, जो ज़्यादा मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ हम यहाँ पर लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दूँगा तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ हमें याद रखनी है और क्या चीज़ नहीं, है ना। तो थोड़ी खिचड़ी बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को हम यहाँ पर केवल नोट करेंगे, है ना। बाकी अक्षांश और देशांतर हम भारत के जो भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिटेल से वहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश हमारी पृथ्वी पर कहाँ है, या फिर जो ग्लोब है उस ग्लोब पर हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है ना। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को जान लेते हैं और उसके बाद हम अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की, है ना। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम पृथ्वी को मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ गोलाकार है। ठीक है, हम उसको एक गोले के रूप में मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तव में हम बात करें तो पृथ्वी गोल नहीं है ना। वो उसका जो आकृति है वो जियोइड है, यानी कि थोड़ी, है ना, कहीं से गोल है कहीं से इधर उधर, तो वो सही यानी कि पूरे तरीके से गोल नहीं है। तो मान लिया ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। और हमें देखना है कि इस पृथ्वी पर हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस पृथ्वी के ठीक मध्य भाग से होकर एक लाइन गुजरती है ना। इस पृथ्वी के मध्य भाग से, यानी कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है, और इस लाइन को यहाँ पर जो मान दिया गया है वो है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लाइन, और इसे नाम दिया जाता है, भूगोल में अगर हम इसे कहें भूगोल की भाषा में, तो इसे नाम दिया जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। हिंदी में अगर हम जानें तो इसे हम कहते हैं भूमध्य, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है ना। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने इसके बारे में जाना। भूमध्य रेखा हमें से हम परिचित है, और विषुवत रेखा से भी हम परिचित है। तो इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो क्या करती है, तो वो इस पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है ना, यानी कि 2 आधे आधे भागों में बांटती है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक गोला है, और इस गोले को बराबर भागों में बांटने वाली एक लाइन है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। अब हमें यहाँ पर जानना है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पर है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की। तो है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक गोला था कुछ इस तरीके से, है ना, ये एक गोला था। इसे हम क्या नाम दिए, है ना, इसे हम नाम दिए कि ये क्या है, एक गोला है। लेकिन इसके बीच एक लाइन आ जाती है, और ये लाइन इस गोले को आधे आधे भागों में बांट देती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि ये लाइन इस गोले को कुछ इस तरीके से बांट दी। पहले ये गोला क्या था, पूरा था, तो इसे हमने गोला कहा। लेकिन अब इस लाइन ने क्या कर दिया, इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, एक उत्तर वाला भाग और एक दक्षिण वाला भाग, है ना। यानी कि ये गोले का जो आधा रूप है इसे हम नाम देंगे गोलार्ध। इसे हम क्या कहेंगे, गोलार्ध, है ना। गोलार्ध भी कौन सा, तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना। हमेशा हम भूगोल जब पढ़ते हैं तो हम ऊपर वाले हिस्से को उत्तर कहते हैं, है ना। तो ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसे हम क्या नाम देंगे, उत्तरी गोलार्ध, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध, ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये इसका उल्टा हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश कौन से गोलार्ध में आता है, तो आपका मध्य प्रदेश यहाँ पे आता है, ठीक है। इस वाले गोलार्ध में आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और मध्य प्रदेश किस देश के अंतर्गत आता है, तो मध्य प्रदेश जो आपका आता है वो भारत के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत में आपका क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भारत भी आपका कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत में आपका आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध में आपका मध्य प्रदेश आ गया और भारत भी आपका उत्तरी गोलार्ध में आ गया, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी। ये तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट हमने सीखा। अब यहाँ पर, है ना, दूसरी बात हम क्या जानेंगे, दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि इस गोले को एक और लाइन है जो इस तरीके से बांटती है ना। एक और खड़ी लाइन यहाँ पर है जो कि यहाँ से गुजरती है कुछ इस तरीके से, और इस लाइन का मान भी यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है। इसका मान भी क्या है, 0 डिग्री है। और ये लाइन भी क्या करती है, तो इस पूरे गोले को अलग अलग भागों में बांटती है ना। इधर हमने देखा तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी तो मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है। इस वाले की हम बात करें तो ये क्या करती है, तो ये आपके इधर की हम दिशा बात करें तो इधर की जो दिशा होगी वो पूर्व होगी, और इधर वाली जो दिशा होगी वो आपकी हो जाएगी पश्चिमी, ठीक है। तो इधर वाला जो आधा गोला है, गोले का आधा रूप जो है वो क्या कहलाता है, गोलार्ध। तो हम कहेंगे कि इस लाइन के इधर वाला जो गोला है वो आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा मध्य प्रदेश या हमारा भारत कहाँ पर आता है, तो हमारा भारत जो आता है वो आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इधर हमने देखा ये, है ना, तो इधर आपका कहाँ हो गया, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपका भारत भी है, ठीक है। और भारत में आपका मध्य प्रदेश आता है, तो जहाँ भारत होगा वहाँ आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इस खड़ी लाइन के हिसाब से, तब आपका मध्य प्रदेश जो है वो कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। और इस आड़ी लाइन की दृष्टि से अगर हम बात करें, यानी इसके अनुसार हम बात करें, तो आपका मध्य प्रदेश जो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पूर्वी गोलार्ध है, यानी आपका मध्य प्रदेश जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किस तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, वो उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्धों में बांटती है। तो हमने जाना कि आपका मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी लाइन इसको इस तरीके से बांटती है, इधर वाला आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये पश्चिमी और ये पूर्वी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इधर जो था वो आपका उत्तरी गोलार्ध था, यहाँ पर जो था आपका दक्षिणी, और इधर क्या है, तो इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध और इधर आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये वाली स्थिति जो है, ये वाली आपका मध्य प्रदेश और आपका भारत इस वाली स्थिति में आता है। तो उत्तर और पूर्वी यानी कि ये वाला जो है, इसे हम एक नाम देंगे और इस गोलार्ध को हम कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे कि वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मध्य प्रदेश स्थित है। या फिर आपसे कहें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तब भी हम कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है ना। एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो आड़ी लाइन है, इन आड़ी लाइनों को हम अक्षांश रेखा कहते हैं,
ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये आपकी हो जाती है अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हम देखें, यानी कि आड़ी लाइनों के हिसाब से हम देखें तो आपका मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में आता है। और ये जो खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है, इन्हें हम यहाँ पे नाम देते हैं देशांतर, यानी इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इन देशांतर रेखाओं की दृष्टि से हम बात करें तो आपका मध्य प्रदेश या भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना कि भौगोलिक स्थिति क्या है आपके मध्य प्रदेश और भारत की, है ना। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब थोड़ी सी बात हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच आपका मध्य प्रदेश है और आपका भारत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, है ना। यहाँ पर बेसिक जानकारी हम यहाँ पे नोट करेंगे जो मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। इसकी क्लास में अलग से लूँगा अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं किससे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली एक लाइन है जो इसके बीचों बीच से गुजरती है। इस लाइन का मान है 0 डिग्री और इसे नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब अक्षांश क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जाने अक्षांश क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि रेखाएं क्या है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये पृथ्वी का जो मध्य वाला भाग है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच वाला जो हिस्सा है, इसे हम नाम देते हैं, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। और इस पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, ठीक है, किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये पृथ्वी का केंद्र है और इस पृथ्वी के केंद्र से एक स्थान है और इस स्थान की दूरी यहाँ पर है और इसका जो कोण यहाँ पर बना, ये कोण मैंने मान लिया कि ये कोण यहाँ पर बना 1 डिग्री का। ठीक है, कितनी डिग्री का, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का। तो किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई स्थान है और इस स्थान की जो कोणात्मक दूरी है वो 1 डिग्री है। ठीक, इसी तरीके से भी मैंने इधर मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्थान है और यहाँ से यहाँ की जो कोणात्मक दूरी है वो भी मैंने मान ली कि ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, अब इन दो स्थानों को, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई इन दोनों कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली एक लाइन है। ठीक है, इन दोनों कोणात्मक दूरियों को मिलाने वाली एक लाइन है और इसी लाइन को हम यहाँ पर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेखा। तो ये वाली जो चीज़ आपकी यहाँ से हट जाएगी और ये आपकी बन गई एक रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो परिभाषा लिखना चाहो या फिर इसे आप नोट करना चाहो तो इस तरीके से लिखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं और इन कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, है ना। अब ये अक्षांश रेखा कैसे खींची गई है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपकी 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद आपका 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री के बाद आपका 2 डिग्री आएगा और 2 के बाद आपका 3 डिग्री आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी लाइनें आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के
उत्तर में हम देखें तो यहाँ पर टोटल 90 अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कितनी? 90। और इसी 0 डिग्री के दक्षिण में हम देखें तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से 90 अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी कितनी है? 90 अक्षांश रेखाएं, है ना। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90। 90 और 90 को हम मिला लें तो कितनी हो जाती है? 180। ठीक है, कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? अक्षांश रेखा कितनी हो गई? 180। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 180 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 0 डिग्री वाला है इसे हमने नहीं जोड़ा है ना, क्योंकि ये भी तो एक रेखा है। ये भी क्या है? एक रेखा है। अगर इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 181। ठीक है, विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को हम जोड़ देते तो 181 हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जब ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ वाला जो है सबसे लास्ट में ध्रुव पे हम जाएंगे तो यहाँ पर ये रेखाएं जो है ना, रेखाएं जो है ये रेखा ना होकर यहाँ पर एक बिंदु, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बिंदु बन जाता है। तो ये बिंदु रेखा थोड़ी ना कहलाता है ना। ये क्या है? एक बिंदु है, इसे हम रेखा नहीं कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है? माइनस। एक ये वाला और एक ये वाला अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो आपके पास बचता है ना 179। ठीक है, 179, है ना। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें से हम सही आंसर कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर खींचे गए कुल अक्षांश रेखा कितने हैं, या फिर हम इसे, ठीक है, इसे एक और नाम दिया जाता है कि ये जो है ये वास्तव में कुछ ऐसी लाइनें नहीं हैं, है ना। ये ऐसी लाइनें ना होकर ये कुछ इस तरीके से खींची गई है ना। अगर हम इसे देखें तो ये ऐसी खींची गई है, ऐसे, है ना। अगर आपको एक बॉल लोगे और उसके सामने यानी उस बॉल पे आप ऐसे रस्सी बांधोगे तो वो एक गोल बनेगा, है ना। ये बॉल है और इस बॉल में अगर आप ये चारों तरफ से ऐसे घुमाओगे तो वो रस्सी कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये आपका एक वृत्त बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा, है ना, एक गोला बनेगा। तो ये आपके क्या है ना 179 आपके क्या है? ये वृत्त है। ठीक है, ये वास्तव में अक्षांश रेखा ना होकर, है ना, ऐसी रेखा ना होकर ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर टोटल कितने वृत्त है, ठीक है, कितने अक्षांश वृत्त है, तब हम कहेंगे 179 है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो हम 180 आपको मिलेगी या फिर आपको 181, है ना। ये सभी आंकड़े आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी है। तो 180 भी मिलती है, 81 भी मिलती है और ये भी मिलती है। क्यों मिलती है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जाने कि आपका मध्य प्रदेश जो है वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में आता है। ठीक है, तो हमने जाना कि आपका जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर इन अक्षांश रेखाओं की डिग्री बढ़ती हुई दिखेगी, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। और जब हम और आगे जाएंगे तो हमको यहाँ पर अलग अलग डिग्रियाँ मिलेगी। तो आपका जो मध्य प्रदेश है वो आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को मिलता है। समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना। मान लिया ये मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर है, यहाँ हमने देखा ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से डिग्रियाँ बढ़ती गई। और ये वाली जो लाइन है इसका जो मान है वो 21 डिग्री, है ना। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। इसका मान जो है यहाँ पर है 21 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट, है ना। ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया? इसका मान हो गया 21 डिग्री 6 मिनट, है ना। अब ऐसे गए 21 के बाद यहाँ पर 22 आएगा, 22 के बाद फिर कुछ पॉइंट आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये वाली जो लाइन है इसका मान यहाँ पर मिल जाता है 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, क्या है? 26 डिग्री 30 मिनट,
है ना। तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये मध्य प्रदेश है वो कौन सी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में आता है, यानी कौन सी दो लाइनों के मध्य है। तो हम कहेंगे कि एक तो हो जाती है यहाँ पर 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा, और दूसरी यहाँ पर है 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये जो 0 डिग्री है, इसके उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी उन्हें हम नाम देंगे कि वो हमारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री के उत्तर में जितनी भी लाइनें होगी वो कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। यानी ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। यानी आपका जो मध्य प्रदेश है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है ना। तो ये अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से हमें मध्य प्रदेश की स्थिति पता चली, है ना। अब एक बार मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को बना देता हूँ, ठीक है, समझ लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश के ठीक दक्षिणी भाग को टच हो रही है वो आपकी लाइन जो है वो 21 डिग्री 6 मिनट है। यानी कि यहाँ से ये लाइन गुजर रही है मध्य प्रदेश के ठीक दक्षिणी भाग से, है ना। इस लाइन का मान यहाँ पर क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर सही दिख रहा है, इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। इधर हम देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ जो लाइन है यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। यहाँ पे भी उत्तरी, यहाँ पे भी उत्तरी, है ना, समझ लेना। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 0 डिग्री के उत्तर में जितनी भी लाइनें खींची गई हैं अक्षांश रेखाएं, वो सभी की सभी आपकी क्या होगी, उत्तरी होगी, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है ना। और इस 0 डिग्री के दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखाएं उन्हें हम नाम देंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो आपका जो मध्य प्रदेश का विस्तार है ना, आपका जो मध्य प्रदेश जिन अक्षांश रेखाओं के में फैला हुआ है वो कौन सी अक्षांश रेखा होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में आपका मध्य प्रदेश स्थित है ना। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी अक्षांश रेखा वाली बात, है ना। मैंने आपको बोला है यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में देख लेते हैं कि देशांतर रेखाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनको अलग से नाम दिए गए हैं, है ना। यानी कि उन्हें अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना गया है, तो उन्हें यहाँ पर मैं बना देता हूँ, है ना। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी है, लेकिन जो मेन यहाँ पर 2 लाइनें हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली एक रेखा है जिसे हम नाम दिए भूमध्य, भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 23 सहित 1/2 डिग्री, और ये आपकी क्या है, अक्षांश है। कौन सी अक्षांश है, तो ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि 23 सहित 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसे यहाँ पर नाम दिया गया है कर्क रेखा। ये आपकी हो जाएगी
कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा कौन सी हो जाएगी, है ना। इसे हम 23 सहित 1/2 कहें, या फिर इसे हम कहें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और इसी के उल्टा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस दक्षिणी अक्षांश रेखा को यहाँ पर नाम दिया गया है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, है ना। तो याद रखना है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कौन सी होगी, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है उससे क्या नाम दिया है, मकर रेखा। बस अभी फिलहाल हम दो को ही याद रखेंगे, है ना। बाकी हम जब इसका डिटेल हम वहाँ पर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसका और महत्व है, ठीक है, कि जो कर्क रेखा है ये क्या करती है, तो ये आपकी ठीक है आपके मध्य प्रदेश के ठीक मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी कि यहाँ से कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो हम कहेंगे वो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा। या फिर आपसे घुमा के पूछा जाए, है ना, कौन सी अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये आपकी कर्क रेखा हो गई जो मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। इसका मान कितना है, तो हमने यहाँ पे लिखा था 23.5 डिग्री, और कौन सी रेखा है, तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेखा है, यानी कि ये जो कर्क रेखा है, ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। भारत में हम देखेंगे, यहाँ हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये कौन कौन से 14 जिले हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ एक जिला आता है रतलाम। ठीक है, रतलाम। रतलाम के बाद हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। उज्जैन के बाद हम देखें तो यहाँ पर आपका होगा शाजापुर। ठीक है, शाजापुर। शाजापुर के बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपका होगा राजगढ़। ठीक है, राजगढ़। और राजगढ़ के बाद हम यहाँ पे देखें तो आपका हो जाएगा सीहोर। सीहोर। सीहोर के बाद हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका भोपाल। ठीक है, भोपाल। ठीक है, भोपाल। उसके बाद विदिशा, फिर रायसेन, ठीक है, सागर, है ना, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो टोटल 14 ज़िले हैं, है ना। यहाँ पे लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है, और वो आपको मध्य प्रदेश की कर्क रेखा पर स्थित जिलों को याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, क्या चीज़ याद रखनी है, तो यहाँ पे, है ना, जो सभी लोग बताते हैं कर्क रेखा के जिले याद रखने के लिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रउआ, राशि, रवा राशि, भंवरासा, दमजब कटनी, दमजब कटनी, उमराशा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रख लेनी है। सुबह सुबह उठ के 1-2 बार इसको जप लीजिएगा
तो आपका काम हो जाएगा। रवा राशि भंवरासा, दम जब कटनी उमरासा। याद कैसे रखेंगे, ऐसे कौन कौन से ज़िले आएंगे? तो सबसे पहले हम देखें, र से आपका यहाँ पर होगा रतलाम, ठीक है। उ से आपका हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। और आ से आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आगर मालवा की जगह हमें यहाँ पर याद रख लेना है शाजापुर, ठीक है। अब क्या है, शाजापुर, शाजापुर। शाजापुर के बाद राज से आपका होगा राजगढ़, राजगढ़ के बाद हम यहाँ पे देखें सीहोर, सीहोर के बाद आपका आ जाएगा भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद हम यहाँ देखें रायसेन, रायसेन, रायसेन के बाद आपका होगा सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी, और कटनी के बाद उमरिया, उमरिया, और लास्ट में आपका हो जाएगा शहडोल, ठीक है। लास्ट में क्या है, शहडोल। अब यहाँ पर याद रखना कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, पश्चिमी, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कर्क रेखा पर स्थित कौन सा हो जाएगा, रतलाम। और कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, तो हम कहेंगे पूर्वी जिला आपका हो जाएगा शहडोल, पूर्वी जिला क्या है, शहडोल। अगर आपको ऑप्शन में शहडोल ना मिले तो हम यहाँ पर एक और रखेंगे अनूपपुर, अनूपपुर, क्योंकि किसी किसी किताब में हमें अनूपपुर भी मिलता है। अगर शहडोल नहीं मिले तो हमें मिलेगा अनूपपुर, है ना, अनूपपुर। तो ये हो गई आपकी कर्क रेखा वाली चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मिलती है, 180 भी मिलती है, लेकिन व्रतों की बात करें तो वहाँ पर हमें मिलती है ना 179, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की हमने बात कर ली, ध्यान रखना है कि ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपका मध्य प्रदेश स्थित है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की, ठीक है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखा जानने के बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या है, या फिर देशांतर रेखाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर हमने देखा कि इस पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली एक लाइन है जो यहाँ से गुजरती है इस तरीके से, और इस लाइन का मान भी यहाँ पर हमने देखा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। और ये जो खड़ी लाइन है इसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इस 0 डिग्री की पूर्व में और पश्चिम में कुछ देशांतर रेखाएं खींची गई है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो गोला होता है, ये जो सर्कल होता है ना, ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो 0 डिग्री है ना, या फिर हम कहें ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद इधर हम बढ़े तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आप यहाँ तक आएंगे तो आपको यहाँ पर, है ना, बहुत सारी लाइनें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, ठीक है। फिर इस 0 डिग्री की इधर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी लाइनें देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है और हर डिग्री पर एक अक्षांश रेखा एक देशांतर रेखा खींची गई है। मतलब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 360 है। 360 क्या है, देशांतर रेखाएं हैं,
ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है ना। अब इस देशांतर रेखाओं की दृष्टि से हम मध्य प्रदेश को देख लेते हैं, है ना। अक्षांश रेखा तो हमने समझ ली। अब देशांतरों में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि ये वाला जो है इसका मान 1 है, ठीक है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते यहाँ पर बहुत सारी देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़े हम, यहाँ 1 से लेकर आगे आए तो यहाँ पर मुझे एक देशांतर रेखा मिली जिसका मान मुझे मिला 74 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। 74 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 75, 76, 77, 78 और ऐसे करते करते इस वाली लाइन का मान मुझे यहाँ पे मिला 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री 48 मिनट, है ना। अब यहाँ पर हम इसे नाम देंगे कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के इधर वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो आपकी पूर्वी देशांतर कहलाएगी, और इस 0 के इधर वाली जितनी भी देशांतर लाइनें हैं वो आपकी पश्चिमी देशांतर कहलाएगी। तो जो आपका मध्य प्रदेश है वो आपका कौन सी देशांतर रेखाओं में आ जाएगा? तो पूर्वी देशांतर रेखाओं, क्योंकि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के इधर वाली सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाएगी क्योंकि वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये 74 और 82 इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये लाइन जो है 74 ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को टच कर रही है, और 82 डिग्री जो है वो आपके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है ना। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है देशांतर रेखाओं की दृष्टि से कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो हम कहेंगे कि 74 डिग्री 9 मिनट देशांतर रेखा और 82 डिग्री 48 मिनट देशांतर रेखा, इन दो लाइनों के बीच में आपका मध्य प्रदेश स्थित है। अब यहाँ पर ये कौन सी है? तो यहाँ पर याद रखना ये पूर्वी वाली है, इधर वाली, है ना। पूर्वी गोलार्ध में है तो हम इसे नाम दे देंगे कि ये पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, है ना। ये भी आपकी पूर्वी देशांतर रेखा होगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे बना लेता हूँ, ये लाइन मध्य प्रदेश को पश्चिमी भाग को टच करती है, यानी कि ये भाग आपका पश्चिमी हो जाएगा मध्य प्रदेश का, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इधर की हम बात करें तो यहाँ इस वाले हिस्से में कौन सी हो जाएगी? तो ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी देशांतर रेखाएं कि, है ना, कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश स्थित है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी है ना, ये गोलाकार मानी जाती है। हम इसको कल्पना करते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, और हर गोलाकार चीज़ जो है वो 360 डिग्री की होती है, ठीक है। तो पृथ्वी भी एक गोलाकार है, मतलब पृथ्वी भी क्या है? 360 डिग्री की है ना। तो ये जो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, यानी कि जैसे हम मान लें कि ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर रखी हुई है ना। जब ये इस तरीके से घूमेगी, है ना, ये कैसे घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि यूं, ठीक है, यूं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इधर वाला पहले आएगा सूर्य के सामने, यानी कि इधर वाला भाग सूर्य के सामने पहले आएगा और इधर वाला बाद में आएगा। तो इधर जो है दिन पहले उगेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका सूर्य है और इसकी किरणें कुछ इस तरीके से पड़ती है, तो इधर वाले भाग पे पहले दिन उगेगा, इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 360 डिग्री की पृथ्वी है, तो ये जब अपने अक्ष पे घूमती है ना, ऐसा चक्कर तो लगाती है, साथ ही साथ ये अपनी जगह पे भी कुछ इस तरीके से घूमती है, ठीक है। इस तरीके से घूमते हुए ये सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। तो पृथ्वी जो है
360 डिग्री घूमने में, पृथ्वी जब 360 डिग्री घूमती है तो वो समय लेती है 24 घंटे का। 24 घंटे का है ना, ये 24 घंटे का, ये लगभग में होता है। सही सटीक हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मिलता है मिनट और सेकंड भी। तो पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। और 24 घंटे में मिनट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होती है 1440 मिनट, 1440 मिनट। यानी पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री कितने मिनट में अपना एक चक्कर लगाती है, या अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर कितने मिनट में घूमती है, तो हम कहेंगे 360 डिग्री जो है वो 1440 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है ना। जहाँ पर वो खड़ी है वहीं की वहीं ऐसे घूम जाती है ना। तो 360 तो 1440 मिनट में घूमती है, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में ये समय लेगी 1440 में हम भाग दे देंगे 360 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट। यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेगी, है ना। यानी जब इस तरीके से घूमेगी तो यहाँ पर हमने माना कि ये 1 देशांतर है, ये 1 डिग्री है। इस 1 डिग्री को अगर पार करेगी पृथ्वी तो वो 4 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद इस दूसरी वाली को पार करेगी, मतलब 2 डिग्री को पार करेगी तो पृथ्वी 8 मिनट का समय लेगी। 3 डिग्री को पार करेगी तो पृथ्वी कितने मिनट का समय लेगी, 12 मिनट का समय लेगी, ठीक है। और हमने देखा कि हर 1 डिग्री पर एक देशांतर है, मतलब 1 डिग्री क्या है, एक देशांतर है। तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय ले रही है, 4 मिनट का समय ले रही है। याद रखना है, पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो हम 4 मिनट कहेंगे। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है ना। अब यहाँ पर हम देखें, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि सबसे पहले पूर्व वाला जो भाग है पृथ्वी का वो पहले सूर्य के सामने आता है, ठीक है। और वहाँ पर पहले दिन उगता है। उसके कुछ समय के बाद, ठीक है, यानी कि कुछ देरी के बाद दूसरी जगह यानी कि पश्चिम वाला हिस्सा जब इसके सामने आता है तो वहाँ पर थोड़ा समय लगता है और उसके बाद वहाँ पर दिन उगता है। तो हम देखें, ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है और ये मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो पूर्वी दिशा है और इधर हमको मालूम है कि ये आपकी हो गई पश्चिमी दिशा, ठीक है। मैंने बताया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य के सामने मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, पूर्व वाला, ठीक है। तो सूर्य सबसे पहले कहाँ उगेगा, इस वाले हिस्से में उगेगा, और उसके बाद कहाँ उगेगा, इस पश्चिम वाले हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, कि इधर कौन कौन से ज़िले आते हैं उन ज़िलों को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा 74, 9 और इधर क्या है 82, 48, इनको हम माइनस कर देंगे तो इनके बीच में आने वाली जो देशांतर रेखाएं है उनकी संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो 82 में से हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 74 डिग्री 9 को, ठीक है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, 9 और इधर 3, 39। यहाँ पर देखिए 12 में से 4 जाएगा तो आपका यहाँ पर 8 और इधर आपका यहाँ पर 0, ठीक है। यानी कि 8.39 लगभग हम बात करें तो ये 8.5 देशांतर है, ठीक है, लगभग 8.5 देशांतर रेखा। यानी हम देखें तो इस मध्य प्रदेश की इस मध्य भाग में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो कितनी देशांतर लाइनों में, यानी कितनी ऐसी खड़ी लाइनें मध्य प्रदेश में आ जाती है अगर हम खींचें देशांतर रेखाओं को,
है ना। तो ये जो खड़ी लाइन है इन्हें हम देशांतर कहते हैं। और ऐसी देशांतर रेखा अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 8.5 देशांतर रेखा इस मध्य प्रदेश में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो मैंने बोला पृथ्वी जो है एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 देशांतर यानी कि 8.5 देशांतर रेखाओं को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, ठीक है, कि ये जो 8 है, 8 देशांतर में हम 4 मिनट का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, 8 या 24 और 8 चौके 32, कितना समय लग जाएगा 32 मिनट का। ठीक है, 32 मिनट का समय तो इनको केवल 8 देशांतर पार करने में यानी कि 8 डिग्री पार करने में पृथ्वी को लगा। अब ये आधा आधा है, इसमें भी हम 4 का गुणा कर दें तो ये भी आपका हो जाता है, आधे में हम 4 का करेंगे तो 2, ठीक है, और इसको हम टोटल जोड़े तो ये आपका लगभग 34 मिनट, ठीक है, 34 मिनट का समय लग गया पृथ्वी को यहाँ से, यानी कि सूर्य जब उगेगा तो सबसे पहले इस वाले भाग में उगेगा और उसके धीरे धीरे इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल 8.5 देशांतर रेखाओं को पार करेगा, लगभग 8.5 डिग्री को पार करेगा और उसके बाद इस वाले हिस्से में आएगा तो उसे कितने मिनट का समय लग जाएगा 34 मिनट का, है ना, 34 मिनट का। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जब सूर्य उगेगा उसके ठीक 34 मिनट बाद सूर्य कहाँ उगेगा, पश्चिमी भाग में, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के मध्य जो सूर्य उगने के समय में जो अंतर है ना, वो कितना होगा 34 मिनट का, है ना, 34 मिनट का। यानी कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है इसका सबसे पूर्वी जिले की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला हमको मिलता है सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पश्चिमी ज़िला आपको देखने को मिलेगा अलीराजपुर, ठीक है। तो ये सबसे पश्चिमी ज़िला है और ये सबसे पूर्वी ज़िला है। तो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी ज़िले सिंगरौली में सूर्य सबसे पहले उगेगा, यानी कि दिन सबसे पहले उगेगा और उसके 34 मिनट बाद दिन कहाँ पर उगने वाला है, अलीराजपुर, यानी कि आधे घंटे का अंतर लगभग है यहाँ पर इन दोनों जिलों के मध्य, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से बात कर ली हमने और भौगोलिक स्थिति भी हमने मध्य प्रदेश की देख ली, है ना। यहाँ पर हमने सुपरफिशियली यानी कि ऊपर को जो इम्पोर्टेंट बातें थी वही हमने यहाँ पर डिस्कस की है ना। इसके डिटेल में हमको देखना है तो वो आपको देखना है भारत में, वहाँ पर जब हम अलग क्लास से पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, ठीक है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में।